सोचो एक ऐसा देश जिसको रेपिस्ट, मर्डरर्स और क्रिमिनल्स मिलकर चला रहे हों, एक ऐसा देश जहाँ के जितने भी मिलियनेयर्स हैं, करोड़पति लोग हैं, वो ये चाहते हों कि उनको दूसरे किसी देश का वीज़ा मिल जाए और वो इस देश को छोड़ करके चले जाएं। इतना ही नहीं, वहाँ के गरीब और समझदार लोग भी यही चाहते हों कि किसी तरह से उनको किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा मिल जाए और वो दूसरे देश चले जाएँ। एक ऐसा देश जहाँ पर आप कोई भी किसी भी लड़की का रेप कर दे तो उसको पॉलिटिक्स में जगह मिल जाती हो। एक ऐसा देश जिसमें कोई भी कहीं पर भी दंगे वगैरह करवाता हो तो उसको पॉलिटिक्स में और दूसरे प्रोफेशन में जगह मिल जाती हो। एक ऐसा देश जहाँ पर सच्चाई को बताने वाले रिपोर्टर्स पर, मीडिया वालों पर और सच्चाई को बताने वाले सोशल वर्कर्स पर झूठे केस डाल करके उनको जेलों में डाला जाता हो और उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक देश है जिसका नाम है इंडिया। गरीब आदमियों को झूठे केसेस में 15-15 साल के लिए अंदर कर दिया जाता है और वहीं पर एक करप्ट अमीर आदमी, उसके खिलाफ के सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। चाहे वो कितने भी हज़ारों करोड़ का घोटाला क्यों ना कर दे, उसको बचाया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको इंसाफ इस बेसिस पर नहीं मिलेगा कि आप सच्चे हो या झूठे हो, आपने कोई क्राइम किया है या नहीं। यहाँ पर इंसाफ इस बेसिस पर मिलता है कि आप कितने पावरफुल हो और अपने क्राइम को करने का हुनर आपको आता है या नहीं। और मीडिया जिसका काम है सच्चाई दिखाना, वो बजाय सच्चाई दिखाने के रूलिंग पार्टी की दलाली करने पर लगा हुआ है और सच को झूठ और झूठ को सच बताने पर लगा हुआ है। नेपाल का जेनजी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की ये हालत ही नहीं होती। और अगर गलती से कोई मीडिया का इंसान सच्चाई की तरफ आता है, पब्लिक को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स के रेट पा दी जाती है, उसको झूठे केसेस में फंसाया जाता है या फिर उसको आतंकवादी बोल करके हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है या फिर उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये देश क्यों रहने लायक नहीं रहेगा है, क्यों आपको इस देश को छोड़ करके चले जाना चाहिए, पहले हम बताते हैं कि कांग्रेस ने इस देश को कितना बर्बाद किया और बीजेपी ने इस देश को कितना बर्बाद किया। तो सबसे पहले कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2008 से लेकर के 2010 के बीच में 17,60 करोड़ का घोटाला किया गया कांग्रेस के द्वारा। और इस घोटाले का नाम है 2G स्पेक्ट्रम, जिसके तहत मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनियों को फर्जी लाइसेंस दिया गया और जिसके ज़रिए देश की आवाम का पैसा 17,60,000 करोड़ लूट लिया गया। और इतना ही नहीं, इसी पर बस नहीं हुआ, उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ गेम्स का स्नैक। जी हाँ, सही सुना आपने, जो हमारे देश में ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी स्कैम हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में जब स्टार्ट हुए तो सारी दुनिया की नज़र इंडिया पर थी कि देखते हैं कि इंडिया जो है इस गेम्स को किस तरह से होस्ट करता है। और इस मरतबा भी कांग्रेस ने देश की नाक कटवा दी, 70,000 करोड़ का मिसमैनेज कर दिया। और इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ ऐसा घोटाला है जो ऑन द पेपर आया था और उसके अलावा जो घोटाले हुए उसका तो हिसाब ही नहीं है। ये तो वो सारे स्कीम्स हैं जो 2008 के बाद का मैं तुमको बता रहा हूँ। 2008 से पहले के अगर स्कीम्स को बताना चाहूँगा तो इसके लिए हमारी वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर की हो जाएगी। और उसके अलावा धर्म की राजनीति, फसादात, दंगे और मॉब लिंचिंग वगैरह भी कांग्रेस के रूलिंग में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा हुई थी। इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम भी कांग्रेस की पार्टी ने पिछले 40-50 साल से मुसलसल किया है। और गुंडागर्दी को भी इसी तरह से बढ़ावा मिला है, आतंकवाद को इस तरह से बढ़ावा मिला है। अब आते हैं बीजेपी की तरफ कि उसने क्या क्या किया है। बीजेपी ने जो स्कैम किया, सबसे मशहूर स्कैम उसमें यह था कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम किया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं थी, इसमें कांग्रेस भी बराबर की शामिल थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश जारी किया तो दोनों ने सज़ा सुनाने से पहले ही आपस में मिल करके कोलैबोरेशन कर दिया और इस घोटाले को वहीं के वहीं दबा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले। अब अगर आज की जनता को ये लग रहा होगा कि बीजेपी को हटा करके अगर कांग्रेस को ला लिया जाए तो स्कैम्स वगैरह होने कम हो जाएंगे और देश का विकास होगा, देश की तरक्की होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ घोटाले और स्कैम्स ही करती आई हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक पार्टी जाति का कार्ड खेलती है तो दूसरी पार्टी धर्म का कार्ड खेल करके आपको बेवकूफ़ बनाती है। अब स्कैम्स का नाम लो और नितिन गडकरी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की कंपनी को बढ़ावा देने के लिए जो प्लान 2030 के बाद लॉन्च होना चाहिए था, उस प्लान को 2025 में ही लॉन्च कर दिया गया। E20 पेट्रोल का स्कैम, जिसके बारे में सारे देश को पता है कि किस तरह से गरीब जनता पर गाड़ियां बदलने का बोझ डाला गया। 15 रुपये लीटर पेट्रोल का कह करके बड़े बड़े झूठे वादे करके 5 साल पहले E20 को देश में लागू कर दिया गया। और आज सारे देश की जनता, सारे देश की आवाम इस चीज़ को भुगत रही है। बगैर पेट्रोल की कीमतों में कमी किए गए E20 पेट्रोल को हमारे ऊपर लाद दिया गया। अब यही करप्शन अगर चाइना में या अमेरिका में हुआ होता या किसी और कंट्री में हुआ होता तो नितिन गडकरी जैसे लोगों के साथ क्या होता आप अज्यूम भी नहीं कर सकते। क्योंकि चाइना के जो हमारे चिंग चांगचू हैं वो तो सीधा करप्शन करने वालों को पेल देते हैं। और अमेरिका में अगर कोई करप्शन करता है
तो मीडिया उनके खिलाफ इतने सवालात दाग देता है कि वो सवालात की बौछार से ही अपना मुंह छुपाते फिरते नजर आते हैं। इसके अलावा द्वारका और एक्सप्रेसवे का स्कैम जो काफ़ी मशहूर है, जो 18 करोड़ पर किलोमीटर का जिसका कॉस्ट था, उसको बढ़ाते बढ़ाते 250 करोड़ पर किलोमीटर कर दिया गया। यही रोड अगर चाइना में बन रहा होता तो 100 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से बनता है, या एक्सप्रेसवे की कीमत चाइना में 200 करोड़ पर किलोमीटर होती है। यानी हमारे देश में चाइना से महंगा एक्सप्रेसवे और रोड बनती है, और चाइना की जो रोड होती है वो तो फिर भी 10 साल से ज़्यादा चल जाती है। और हमारे यहाँ के जो हाईवेज़ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बारिश में यहाँ से काजू बादाम निकलने शुरू हो जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में इस तरह के जब घोटाले होते हैं तो मीडिया बजाय सवाल पूछने के ऐसे लोगों की दलाली करने में लग जाती है, और जो सवाल पूछता है तो उसके बारे में तो आपको पता ही है कि क्या क्या होता है। मतलब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट पैसे तो चाइना से ज़्यादा लेती है रोड और गटर बनाने के, पर रोड और गटर की वो क्वालिटी दिखाई नहीं देती है। समझ में आता नहीं है कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। चलो ये तो फिर भी ठीक नज़र आता है। आपने रोड गटर पर स्कैम्स कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्कैम कर दिया, किसानों के साथ गलत कर दिया, पर स्टूडेंट्स की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हो? एग्ज़ाम कराने का टेंडर ऐसे ऐसे लोगों को दिया जाता है कि जिनकी पूरी ज़िंदगी करप्शन में गुजरी हो। कभी एग्ज़ाम सेंटर जंगल में हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी लोगों का नाम लिस्ट से गायब हो जाता है, कभी फर्जी डिग्रियां ले करके लोग IPS ऑफिसर तक बन जाते हैं, और जब इनके खिलाफ इंक्वायरी होती है, इनकी बात ऊपर आती है, तो इनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता है, अलग अलग बहाने करके बात को टहलाया जाता है। ज़रा सोच करके देखो, एक गरीब लड़का जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है, जिसकी आखिरी उम्मीद ही UPSC का एग्ज़ाम हो, अगर उसको ये पता चले कि एक 40 करोड़ की संपत्ति वाली लड़की पूजा हिटकर फर्जी सर्टिफिकेट दिखा करके UPSC का एग्ज़ाम पास कर चुकी हो और ऑफिसर बन गई हो, और जिसके बारे में जब बात ऊपर आती है, बात लीक होती है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक जैसे देश के गौरव को, एक बेहतरीन साइंटिस्ट को सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी से सवाल पूछने पर जेल में डाल दिया गया, और उनके खिलाफ गोदी मीडिया ने अलग अलग क्लिप्स वायरल की, अलग अलग झूठे क्लिप्स बना करके उनको बाकायदा गिरफ्तार करा दिया गया। और जब ये सब साबित हो गया कि ये क्लिप फर्जी है, उसके बावजूद उनको जेल में ही रहने दिया गया। ज़रा सोच करके देखो, कोई माइंड बनता है क्या कि एक फर्जी क्लिप के जरिए पुलिस किसी को आतंकवादी घोषित करके उसको जो है जेल में बंद कर देती है, और जब ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये क्लिप फर्जी थी, उसके बावजूद उसको जेल से छोड़ा नहीं जाता है। उनकी बीवी को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देनी पड़ी थी कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। कोई सेंस बनता है क्या इस चीज़ का? कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो देश में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक बिलियनियर, एक अरबपति जिसकी संपत्ति 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, अगर वो अपने 500,000 करोड़ का बंगला बना भी लेता है, तो उसको उस बंगले से निकल करके उसी रोड पर चलना होगा जहाँ पर गड्ढे होंगे। उसको अपने बच्चों को ऐसी जगह तालीम देना होगा जहाँ पर बजाय तालीम के सियासी नेताओं की चाटुगिरी दिखाई जाती हो और धर्म के नाम पर एक दूसरे को गुमराह किया जाता हो। उसको उसी रोड पर चलना होगा जहाँ पर ट्रैफिक मिलेगी, जहाँ पर पॉल्यूशन मिलेगा, जहाँ पर उसको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी जैसी एक बिलियनियर को मिलनी चाहिए, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद। और यही वजह है कि पूरे देश के बिलियनियर हज़ारों की तादाद में देश को छोड़ करके दूसरे देशों की सिटीजनशिप हासिल करके देश से बाहर जा रहे हैं। इसका डेटा कितना है, क्या है, मैं इस बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर ये सब मैं बताने बैठा तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोग खुद जमाई लेकर के मेरी वीडियो छोड़ करके चले जाएंगे। बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स के जो सही लोग हैं वो देश छोड़कर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं वो देश को छोड़कर जाने में लगे हुए हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी देश को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त नासा में 1/3 यानी पूरे 33% साइंटिस्ट इंडिया के हैं। सोचने की बात है कि जो सलाहियत हमारे देश के साइंटिस्ट के अंदर है उनको उसकी कदर ना करने की वजह से ऐसे साइंटिस्ट को अमेरिका जा कर के सेटल होना पड़ा। बहुत दुख का मकाम है कि हमारे यहाँ का जितना भी टैलेंट है सब के सब वेस्ट हो रहा है, जिसको पूरी तरह से देश की जनता समझ चुकी है और उनको इतना समझ में आ गया है कि अगर अपने बच्चों का भला हमें करना है, हमारी आने वाली नस्लों का भला करना है, तो इस देश को छोड़ करके जाने में ही भलाई है। और यही वजह है कि इस वक्त पूरे देश में इतने ज़्यादा लोगों ने बाहर के कंट्रीज़ में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है कि हमारे यहाँ के पासपोर्ट को पूरी दुनिया में गिरा करके देखा जा रहा है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंडियन पासपोर्ट की कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है बताइए, ताकि पार्ट 2 में मैं तफसील से इस बारे में बता सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।